इमरान नामा, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ अगर वो कह रहे हैं इमरान नामा है। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते, इसहाक डार का तो फौरी तौर पे इस्तीफा मांगते हैं, इसलिए कि वो मुल्क के खजाने पे एक मनी लॉन्ड्रर बैठा हुआ है। तीसरा इस्तीफा मैं मांग रहा हूँ वो है शहबाज शरीफ, मनी लॉन्ड्रर। चौथा जिसको मैं डिमांड करता हूँ कि वो रिजाइन करे वो है एयाज सादिक। रेजिग्नेशन काफी नहीं है, इनका जो अब घर होगा वो अडियाला जेल है। वो कह रहे हैं जो हमारे 3 नस्लों से इत्तेसाब हो रहा है, वो एक बड़ा अच्छा सोशल मीडिया को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 3 नस्लों से हम झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। आज सारा दिन आप ट्रांसमिशन देखते रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की, उसमें हम आपको दिखाते रहे जो जो तफसीलात थी, जो जो डेवलपमेंट थी। डेवलपमेंट तो सबसे बड़ी ये है जो हमारे हाथ में है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं GIT के जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगा इससे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हुकूमती वज़रा ने, बड़ी डेड किस्म की बॉडी लैंग्वेज थी उनकी कल। आज उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें इसहाक डार साहब ने खास तौर पे अपने आप अपनी ज़ात को क्लियर करने की कोशिश की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो क्या ये तरीका होगा अपने आप को क्लियर करने का? एक एक करके सारे आते जाएंगे, अपने आप को क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि मामला इंतहाई हसास है। जिस किस्म के सबूत इसके अंदर है, जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें निकल रही हैं और जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक वो जिल्द नंबर 10 के साथ, वो जो वॉल्यूम 10 है उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जिनको शेयर ना करने का कहा गया था GIT की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को। तो देखना यह है कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको मिला के और जो चीज़ें बाहर हैं उनको मिला के क्या डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। क्या ये जजेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सादिक और अमीन होने के मामले पर अपना फैसला देंगे या इदारों को ये केस आगे रेफर करेंगे? 2 सीनियर तरीन जजेस जो आने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, वो एक प्रेसिडेंट कायम कर चुके हैं फैसला देकर। उन दोनों ने इस हुकूमत के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ फैसला दिया था, हुक्मरान खानदान के खिलाफ। तो जो 3 जूनियर जजेस हैं वो इसमें किस किस्म का मौक़िफ़ अपनाते हैं, कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, ये अभी हमें इंशाल्लाह मंडे तक पता चल जाएगा। लेकिन लॉ एक्सपर्ट्स अपनी अपनी ओपिनियन इस पर दे रहे हैं। फहद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ पे, बहुत शुक्रिया सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। असद उमर साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ डॉक्टर तारक फजल चौधरी स्टेट मिनिस्टर PMLN, वो हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। फहद हुसैन साहब, अगर इस तरह एक एक करके इन्होंने आना है और आके अपने आप को क्लियर करना है, जैसे अभी इसहाक डार साहब कर रहे थे, वो तो ये भी बता के गए हैं कि मैं रमज़ान में राशन बांटता हूँ, मैं यतीम बच्चों की कफालत करता हूँ। ये वो काम है जो पाकिस्तान में बेशुमार लोग करते हैं, मुमकिन आप करते हो और बहुत सारे लोग करते हो। तो अगर यहाँ तक बात पहुँच गई है तो बात है ज़रूर सर। देखिए, अगर ये रिपोर्ट पढ़ें इमरान, और आज सुबह से मैंने इस पर काफ़ी टाइम लगाया और मैं इसको मैंने पढ़ा है अच्छी तरीके से, तो इसमें से चंद चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ेह हो रही हैं। पहली चीज़ ये है कि इस रिपोर्ट को आप इस तरीके से रद्द नहीं कर सकते जिस तरीके से PMLN के जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं या दीगर जो सीनियर लोग हैं वो कर रहे हैं। ये इसमें सीरियस इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन का जवाब उसी इंफॉर्मेशन की काउंटर से मिलेगा, इधर उधर की नारेबाजी से नहीं मिलेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये है कि इसमें अगर आप पढ़ें इमरान, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को, इस रिपोर्ट को लेकर अगर कोई अच्छा नून लीग का लॉयर है तो वो इसको चैलेंज करने के लिए उसको एक टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रिपोर्ट है, आज कल आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये जाहिर बात है इसको फैसला ना लें। आज जब मैंने पढ़ लिया इमरान, तो मेरा ये ख्याल है कि अब इसको जो है वो नून लीग को भी बड़ा सीरियसली इसको काउंटर करना है, लेकिन उसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बहुत सारी अजम्पशंस भी हैं। यानी कई जगह तो लगता है कि बड़ा सॉलिड केस है, लेकिन कई जगह पे इमरान मुझे ये लग रहा है कि GIT चीजों को अज्यूम कर रही है और वो कह रही है कि जी हमें लगता नहीं है कि चीजें ठीक है, या बज़ाहिर लगता है कि मामलात कुछ गड़बड़ है। 2-3 ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन तौर पे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसमें यानी कि ये एक तरीके से बिल्कुल जिस तरीके से कुछ PTI के दोस्त और इमरान खान ने भी कहा कि जी ये हर चीज जो है वो लॉक हो गई। मेरा ख्याल है थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, और यही वो चीज है जो मेरा ख्याल है जब जज साहिबान बैठेंगे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो मेरे ख्याल है यही असेसमेंट करेंगे। लेकिन क्या करना ये कोई एविडेंस नहीं है खाली,
ये एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है। जब इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करता है तो फोरेंसिक एविडेंस अपनी जगह पे, पेपर एविडेंस अपनी जगह पे, बाकी जो गवाहियां और शहादतें हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन साथ ही साथ वो अपने विजडम के मुताबिक अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर ये जरूर लिख सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे ये हुआ होगा या ये हुआ होगा। अब उसको इस पोर्शन को अगर कोर्ट चाहे तो उसको कंसिडर कर ले, चाहे तो ना करे, लेकिन रिपोर्ट डैमेजिंग जरूर है। इमरान बहुत ज्यादा है, बहुत, मेरा ख्याल है कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन है उससे ये वाकई में लग रहा है कि जीआईटी ने उस तरह के एविडेंसेस निकाले और इस तरह के कनेक्शंस जोड़े हैं जो पहले, यानी हम कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम बड़ा मुश्किल होता है। मैं वाकई बड़ा एक तरीके से इंप्रेस भी हूं और हैरान भी हूं कि इतनी कम टाइम में इस तरह की इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन कोर्ट ऑफ लॉ में होल्ड करती है कि नहीं करती, वो एक अलग कहानी। ठीक है, असद उमर साहब, आपका तालबा आज सामने आया, वो ये है कि इस्तीफा दे दें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इस्तीफा दे दें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और फिर अयाज सादिक साहब भी। ये एक मैक्सिमस आपकी पोजीशन, यानी आपने जो मैक्सिमम आप डिमांड कर सकते थे आपने वो गवर्नमेंट के सामने, हुक्मरान खानदान के सामने रख दिया है। क्या यही आपकी डिमांड है? सर इससे तो बड़ा खला बन जाएगा। सर इसके अंदर ये जरा सा देख लें कि हम ये क्यों डिमांड कर रहे हैं। जो फहद ने कहा उसकी जो सब्सटेंस है उससे मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं आपको जरा अपने अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूं कि हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं या हमें उस रिपोर्ट के अंदर क्या नजर आ रहा है। ठीक, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहे, ये तो बियॉन्ड ए शेडो ऑफ डाउट, बगैर किसी शक व शुबे के ये रिपोर्ट साबित कर चुकी है। उसके अंदर जो झूठ बोला गया, मुतवातिर झूठ बोला गया, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करवाए गए, जिस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस करवाई गई, ये तो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। उसमें कोई दो राय बचती नहीं हमारे ख्याल में। इसलिए डी नोटिफिकेशन तो फोरगॉन कंक्लूजन है। ठीक, जहां पर आपका सवाल हो सकता है वो ये है कि उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन चार नहीं, दर्जन से ज्यादा फौजदारी मुकदमे पोटेंशियल बनते हैं। उसके अंदर बहस हो सकती है कि वो 15 मुकदमे बनते हैं या नहीं। यार इन 15 में से ये जो 4 या ये जो 5 है ना, इसमें 100% अभी क्लोजर नहीं है, तो ये 9 या 10 तो क्रिमिनल केसेस बनते हैं, लेकिन ये 4-5 जो है ना, इसमें पूरा का पूरा जो है आखिर तक बात नहीं पहुंची भी, तो या थोड़ी और तहकीक की जरूरत है। यहां पर ये इस वक्त केस मौजूद है। नवाज शरीफ साहब तो डायरेक्टली उसके अंदर जाहिर है नेम्ड है। अब उम्मीद है कि अब आके हुकूमत वाला कम से कम ये नहीं कहेगा कि वजीर आजम का नाम कहीं नहीं है। उन्होंने पूरा केस बिल्कुल वाजे कर दिया, बराह रास्त वजीर आजम, एफजी कैपिटल के तो खुद चेयरमैन और क्या क्या उन्होंने तमाम तफसीलात दे दी है। बच्चे किस तरीके से 16-16, 18-18 साल के थे तो उनकी जायदादों में एकदम से इजाफा हो गया मियां साहब के वजीर आजम बनने के बाद, वो सब वहां पे आ गया। शहबाज शरीफ साहब जनाब हुदैबिया के जो जजमेंट है, क्योंकि इन्होंने नहीं कहा, सॉरी मैं वापस लेता हूं, क्योंकि इन्होंने पूछा दुबई की जस्टिस डिपार्टमेंट से कि जरा ये बताइए कि ये जो 12 मिलियन दिरहम की सेल की बात हो रही थी तो वो क्या कहानी है, और उसके बाद ये स्क्रैप वहां भेजने की उन्होंने लिख कर वापस दे दिया तहरीरी तौर पर। ये 12 मिलियन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में कोई नहीं है। जब वो 12 मिलियन खत्म हो गए ना, तो पूरी कतरी शहजादे की, कतरी 1, कतरी 2 सब उड़ गए। उन्होंने उसको बॉदर नहीं किया ज्यादा, कतरी शहजादे को ज्यादा बॉदर इसलिए शायद नहीं किया, जरूरत ही कोई नहीं। बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह कि हुदैबिया की वो जो अल तौफीक की जो सेटलमेंट है $8 मिलियन वाली, जिसको इन्होंने कहा कि कतरी शहजादे ने वो दिए थे, उस 12 मिलियन दिरहम में से वो भी उड़ गया। तो जाहिरी बात है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग, अनएक्सप्लेन्ड मनी लॉन्डर्ड पैसे से वो $8 मिलियन दिए गए। और याद रखिए शहबाज शरीफ साहब का नाम है उसके अंदर, वो नंबर 2 पे उनका नाम है उस केस के अंदर। तो शहबाज शरीफ साहब फारिग हो गए। जो जीआईटी कह रही है, जो हम 16 महीने से कह रहे थे और वो बहुत लोग कह रहे थे कि हकीकी मनी ट्रेल जो है वो है ही इतराफी। गवर्नमेंट को इस पे अभी गवर्नमेंट के पास चांस तो है। जी बात देखिए, मेरा ख्याल है असद उमर साहब की जो बात है ना, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। इमरान, ये जो मामला है इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सारी फैमिली है, उन सब के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठाए गए और खासतौर पर जो गल्फ
स्टील मिल है, वहां से कहानी शुरू होती है कि वो वहां से किस तरीके से सेटअप हुई और अल्टीमेटली उसके प्रोसीड से ये फ्लैट्स कैसे आए। अच्छा, अब उसमें जाहिर बात है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, चुनाचे 62-63 उन पे लागू होता है। अब इसमें जितनी भी जो कहानी हमने देखी है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं इस जीआईटी रिपोर्ट में, वो गल्फ की जो सेल होती है वो कैसे होती है, उसमें वो 100% लोन पे कैसे बन जाती है जीरो इक्विटी से, फिर वो दुबई का लेटर है, वो मामलात कैसे, इन तमाम ये जो ट्रेल जीआईटी ने लिखी है उसमें जगह जगह पे सवाल भी उठे हैं और मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी मुख्तलिफ सवालात उठे हैं और कई जगह पे ठोस इंफॉर्मेशन है। मेरा ख्याल है कि जो असद उमर साहब बात करें उस पर ऐन मुमकिन है कि कोर्ट के बाद दो ऑप्शन होंगे। एक तो जिस तरह उन्होंने कहा कि वो कहेंगे या 62-63 ओपन शट केस, सादक और अमीन का मामला अगर कोर्ट लेगा तो क्लियर है, ओपन। लेकिन मैं उसमें एक पॉइंट आगे करना चाह रहा हूं। एक तो ये ऑप्शन है कि वो कहेंगे बिल्कुल प्रूव होता है सादिक अमीन नहीं है, पीएम डिस्क्वालिफाइड। दूसरा ऑप्शन पॉसिबली हो सकता है कि वो कहें कि जी मियां नवाज शरीफ के हवाले से इस सारी जीआईटी में जो सोर्स ऑफ फंडिंग के सवाल हैं, जहां पे हुसैन नवाज शरीफ साहब का प्राइमरी किरदार नजर आ रहा है, उसमें क्या थोड़ी सी मजीद जरूरत है प्रूव करने की। यानी अगर जज समझते हैं कि थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा कहीं भी, तो ऐन मुमकिन है वो ये समझें कि शायद इसको ट्रायल नहीं। लेकिन अब मेरा ख्याल है 100% नहीं है। इसमें कुछ चीजों में डाउट निकल सकता है, पॉइंट उठाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी स्ट्रेट है, बड़ी क्लियर है। अगर उन चीजों के ऊपर जजेस अगर फैसला देना चाहें बिल्कुल दे, तो अब वो दे सकते हैं उनके। तारिक फजल चौधरी साहब, ये अदालती 82B क्या है? आज एहसन इकबाल साहब ने बताया कि अब हम पे एक अदालती 58(2)B जो है वो अप्लाई हो रही है, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब अभी असद उमर साहब जो बात कर रहे थे, पॉइंट दर पॉइंट वो इस तरह बात कर रहे थे कि शायद जब ये सारा मुकदमा शुरू हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हमारी लीडरशिप है, ये उनसे ज़्यादा उन तमाम कंटेंट से या उन तमाम सबूतों से या उस तमाम मनी ट्रेल से या वो तमाम एविडेंस और जो हमारे पास दस्तावेज़ात हैं उनसे कोई ज़्यादा वाकिफ़ हैं। या हम जब ये सारे मुकदमे की समाअत शुरू हुई थी तो हमें इस बात का पता नहीं था कि हमारे पास कौन कौन से सबूत मौजूद हैं। अगर हमें ये शक होता कि जो हमारे पास कंटेंट्स मौजूद हैं, और जो अभी मैं आऊँगा उस बात पे कि उसके हवाले से आगे क्या हमारी स्ट्रेटजी बनने जा रही है, जिस हद तक अभी बात हो सकती है उस पर मैं करूँगा, तो क्या हम खुद अदालतों को ये लिख के भेजते कि आप कमीशन बनाएं और हम उसमें तैयार होने के लिए पेश हैं? क्या जब अदालत हमसे पूछती कि हम कमीशन बनाने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है, तो हम कहते कि जी आप कमीशन बनाएं, और इमरान खान साहब भागते और वो कहते जी कि मैं कमीशन का बाइकआउट करूँगा? अगर हमें इन तमाम दस्तावेज़ात के हवाले से कोई शकूक होते तो हम कहते कि हम बाइकआउट करेंगे, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और हम जुरिस्डिक्शंस को चैलेंज करते। इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुकदमा है, मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ, 3 साल हो गए अदालतें पीट रही हैं, वो उसका जवाब दावा जमा नहीं करा रहे। कभी जुरिस्डिक्शन चैलेंज करते हैं, कभी वकील बीमार हो जाता है। हमने स्ट्रेट अवे इस मुकदमे को फेस किया है, हमने किसी भी जुरिस्डिक्शन के पीछे नहीं, किसी भी चीज़ के पीछे हम छुपे नहीं, भागे नहीं। जो सबूत अदालत में मांगे गए हमने दिए, जीआईटी में मांगे गए हमने दिए, और अब जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं जीआईटी की, बहुत सारी वो मफरूज़ों की बुनियाद पे हैं, बहुत सारी वो ऐसी हैं कि चूँकि हमें ये दस्तावेज़ात यहाँ पे नहीं मिली, डॉक्यूमेंट यहाँ, तो इसका मतलब ये है कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं, तो हम यकीनन इसको डिफेंड करेंगे। हम इस पे अदालत में तो आपने आज कहा कि अदालती 58(2)B है आपके ऊपर लटक रही है। देखिए अदालत में आप कैसे डिफेंड करेंगे? आपने तो कुछ और क्लेम कर दिया। आप अवाम के एक दिए गए मैंडेट को शकूक व शुबहात की वजह से आप उसको डिस्क्वालीफाई या आप सर अवाम आपको मैंडेट दे तो अदालतें खत्म कर दें, फिर एफआईए भी बंद कर दें, नैब भी बंद कर दें, इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दें किसी भी केस की, क्योंकि अवाम ने आपको मैंडेट दिया है। ये कानून बना दें कि जब तक अवाम मैंडेट दे किसी का एहतसाब हो ही नहीं सकता। मैं आ रहा हूँ उस पर, जनाब एहतसाब बिल्कुल हो, उसके लिए हमने अपने आप को पेश किया है। हम अभी भी मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हमारे जो एतराज़ात जीआईटी की रिपोर्ट के हवाले से हैं वो हम मुतलका और कंसर्न फोरम के ऊपर लेके जाएंगे, और हम सिर्फ उन्हें कोई मीडिया ट्रायल नहीं उसका करेंगे। हमारे पास जो लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं, जो हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, जो हम समझते हैं वो आपका हक है उसको अडॉप्ट करने की। सही नहीं की, इमरान बड़ी वो हम लेके जाएंगे। आज के दिन
आज के दिन, क्योंकि ये बड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट है, इश्यूज पे नहीं आ रहा कोई। अच्छा, इसमें ना, इसमें मेरा ख्याल है वो कह भी रहे हैं गवर्नमेंट के, उनके जो लॉयर्स हैं मोस्ट लाइकली वो इसको स्टडी कर रहे हैं और अच्छी तरह इसकी मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उनको निकाल रहे हैं, और इसका दिफा करना आसान काम नहीं होगा इमरान, उसमें बड़ा मेहनत करनी होगी। अच्छा, आज क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के डिफेंड करने लोग आ रहे हैं उनके लिए कानूनी तौर पर डिफेंड करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें बड़ा होमवर्क की जरूरत है। ये 58 भी आज का सियासी बयान है, उसको सियासत के तौर पे उसको अदालत के साथ, हाँ, लेकिन वो आप अदालत को सियासत पे नहीं घसीट सकते। वो अब देखिए लेकिन अभी एक अखबार ने कोई कोशिश की थी, उसके साथ क्या हुआ, हम तो इनको खबरदार कर रहे हैं। जी असद उमर साहब। जी, मैं एक क्विकली जवाब दे दूं। तारिक फजल चौधरी साहब जो बोले थे ना, सर आपने बड़ी होशियार कोशिश की थी, आपने नहीं, मियां साहब ने, भागने की, और आपने कहा कि एक वो जो 1956 का इंक्वायरी एक्ट है उसके तहत मैं एक टूथलेस कमीशन बनाऊं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं। एक टूथलेस कमीशन बनाऊं जो कभी भी हकीकत तक पहुंच ही ना सके। वो आपका जो खेल था उसको जाहिर है हमने तो देखे, हमें तो पहले दिन से नजर आ रहा था, उसको अदालत उज़्मा ने रिजेक्ट किया, रद्दी की टोकरी में डाला, आपको घसीट के अदालत के सामने लाया गया जब आपके पास कोई टाइम नहीं बच गया। जहां तक डिफेंस की बात करें ना, जो फाद अभी बात कर रहे थे, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर दूं कितना मुश्किल हो रहा है। ब्रेक के बाद करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक पेपर और है, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब के दो स्टेटमेंट हैं। एक उन्होंने दिया नेशनल असेंबली में 16 मई 2016 को, और दूसरा उन्होंने जीआईटी के सामने स्टेटमेंट दिया। अब जीआईटी इसमें जो कंक्लूजन लिखती है वो ये लिखती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनका जो स्टेटमेंट है गल्फ स्टील मिल्स के हवाले से 1980 में 33.37 मिलियन दिरहम्स का, ये जो है वो मैच नहीं कर रहे दोनों स्टेटमेंट। मियां साहब वहां कुछ और कह रहे थे और जब जीआईटी में गए तो मियां साहब वहां पे उनका स्टेटमेंट अलग था। तो सादिक और अमीन वाला मामला तो बड़ा, अगर उस पर जाती है कोर्ट तो मियां साहब के लिए बड़ा मुश्किल है। ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं। जी असद उमर साहब, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कोर्ट इसको रेफर कर देगा, ये आगे मामला चला जाएगा इदारों के पास, हो सकता है वो फिर उसको एक टाइम के अंदर बाउंड कर दें सारे मामले को कि नैब इतने दिनों में ये इंक्वायरी करके ले आए, या एफआईए जो है वो इस चीज को ऐसे करके देख ले। मुमकिन तौर पे ये एक ऑप्शन है, ट्रायल कोर्ट में जा सकता है। लेकिन ये भी ऑप्शन है, जैसे दो सीनियर जजेस ने जिस तरह से एक मिसाल कायम की है ऊपर फैसला देकर, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो जो 3 उनके जूनियर जजेस हैं वो उनको फॉलो करेंगे और सादिक और अमीन का फैसला दे देंगे। ये दो ऑप्शंस हो सकती हैं, आप किसको कंसिडर कर रहे हैं? देखिए, ये जो मैं पहले बात कर रहा था ना, वो आप जजमेंट देखें, उस जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि वजीर आजम की डीनोटिफिकेशन पहला कदम है, जो डीनोटिफाई उनको किया गया, और उसके आगे ये लिखा हुआ है कि फौजदारी मुकदमात के बारे में भी गौर किया जा सकता है। तो मैं दोबारा वही कहूंगा कि मेरे ख्याल के अंदर जो होने जा रहा है वो ये कि 62-63 आप उसके अंदर देखें ना, वो कह रहे हैं कि जनाब जाली दस्तावेजात जमा कराई हैं, झूठ बोलने के उन्होंने वेरिफिकेशन जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी शवाहदात नहीं दिए, उन्होंने अथॉरिटीज के लेटर वहां पे प्रोड्यूस कर दिए, उन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के जो हैं उन्होंने जो मरियम की बेनिफिशियल ओनरशिप वाला डॉक्यूमेंट है उसकी कॉन्फर्मेशन दे दी, उन्होंने लंदन के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का दे दिया। तो 62-63 जो वजीर आजम के ऊपर है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है ना, तो वो डीनोटिफिकेशन तो सिर्फ उसी पे बन जाती है, जैसे 2 जज साहिबान पहले फैसला भी दे चुके हैं। सवाल असल ये बनेगा कि जो फौजदारी मुकदमात हैं उसके ऊपर क्या नैब को रेफर करते हैं, क्या वो इन इदारों को भेजते हैं जो तहकीकाती इदारे हैं, और इसी तरीके से कोई सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर डायरेक्ट सुपरविजन। तो मेरे ख्याल में जो तमाम स्पेकुलेशन है वो सिर्फ स्पेकुलेशन इस बात के ऊपर अब रह जाती है, जो बुनियादी केस था, जो वजीर आजम की अहलियत का केस था, वो केस तो हो चुका, और कितनी कमजोर हालत है। मैं जो आपको ब्रेक से पहले कहने वाला था, जो फाद बात करें ना वो 100% दुरुस्त बात करें। इनके अच्छे नामों में से एक नाम हमारे इस्लामाबाद के तारिक फजल चौधरी साहब और मेरे दोनों के अच्छे जानने वाले बैरिस्टर जफरुल्लाह, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल के गए। अब बैरिस्टर जफरुल्लाह स्कॉलर आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो डिफेंस सुने क्या पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने तो इतना कमजोर काम किया हुआ है कि वो कैलिबरी फंड जो है वो कह रहे हैं कि जी 2007 से पहले नहीं था, वो तो लिखा हुआ है कि 2004। ओ भाई खुदा का वास्ता, सारे पाकिस्तान के मीडिया के अंदर वो फैल चुका है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने कॉन्फर्मेशन दी है कि बना 2004 में था, 2007 में पहला कमर्शियल रिलीज हुआ,
किसी और इदारे को इस्तेमाल की इजाजत ही नहीं थी उससे पहले। तो अगर बैरिस्टर जफरुल्लाह जैसा अच्छा भला इंटेलेक्चुअल आदमी इतनी कमजोर आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाए तो इसका मतलब मामला बहुत मुश्किल है। तारिक फजल चौधरी साहब को भी गौर करना चाहिए कि जिस तरीके से आज डार साहब ने जाहिरी तौर पे ऐसे नजर आया कि उन्होंने मियां साहब के केस से किनारा कशी इख्तियार की और सिर्फ अपना दिफा पेश किया, तो ये तारिक फजल चौधरी और दूसरे लोग जो हैं इनको भी मेरे ख्याल में इसमें एक चीज और सर देखें, जैसे ये यूएई जस्टिस डिपार्टमेंट का लेटर है। अब कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जिनको रिव्यू हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तब्दील हो सकती हैं। वॉल्यूम 10 के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बड़े हसास हैं, इनको तो नहीं तब्दील कर सकते फासिल, ये तो तब्दील नहीं हो, नहीं ये तब्दील नहीं हो सकते क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो प्रॉपर आ गया और यही वजह है। और जो ये जेआईटी में बोला है वो कैमरे में रिकॉर्डिंग भी है, वो सारा कुछ है। देखिए उसमें जो आई थिंक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह अभी ये कैलिबरी की बात कर रहे थे असद साहब, अब हुआ ये है दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है इमरान। पहली चीज तो ये कि ये रिपोर्ट क्योंकि आई और फौरन क्योंकि बहुत बड़ी खबर बन गई थी, तो उसमें जो स्निपेट्स इसके आए हैं वो सोशल मीडिया पे चल पड़े और उसमें किसी ने कुछ शेयर कर लिया, किसी ने कुछ। हमारे पास भी सिर्फ 4 पेजेस आए थे कल जब हम आपके पास बैठे हुए थे, फिर वो पूरी रिपोर्ट आई। अच्छा, अब वो जो स्निपेट्स आए से उससे एकदम एक नैरेटिव बनना शुरू हो गया है, लेकिन वो सिर्फ अब कैलिबरी वाला बड़ा एक मजेदार सा लोग समझते हैं, लेकिन वो इस सारे टेक्निकल है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में वो छोटी चीज है। बट देखिए बड़ी चीज क्या है इमरान, जो टेक्निकल है वो बड़ा टेक्निकल है, निकलना मुश्किल है। बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए जो बुनियादी चीज है ना, बिग पिक्चर, जो अभी तारिक फजल चौधरी साहब को इस पर नहीं पड़ेगी, वो ये कि बुनियादी तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके बाद जेआईटी विच मींस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट किया है। उसके बाद 4 बुनियादी इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई हैं, ठीक है, जिससे एस्टैब्लिश हुआ। पहला उन्होंने एस्टैब्लिश किया है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर है, इन्होंने प्रूव किया है। और उनके मुताबिक जो अफसरान हैं वो पाकिस्तान के काबिल तरीन लोग हैं, बिल्कुल वो अगर ये लिख रहे हैं तो उनके पास का प्रूफ है, अदरवाइज इनको कॉन्सिक्वेंसेस का पता है। इसको तारिक फजल चौधरी साहब की पार्टी को डिस्प्रूव करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन इसमें एक और टेक्निकल, जिस पेपर के जरिए से इन्होंने इसको डिस्प्रूव करना है, उस पेपर के ऊपर एलिगेशन ये है कि वो फॉन्ट 2007 में है, लिखा 2006 में। ठीक है, देखिए इसमें अगर इनके लॉयर्स भी कुछ ना कोई इसमें से होल्स निकाल सकते हैं, वी डोंट नो। पॉइंट नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट में वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो ऑफशोर कंपनी का उन्होंने कहा है कि एक एग्जिस्टेंस दुबई में जो निकली है, ये पहले डिक्लेयर नहीं थी, ये जेआईटी खुद अपनी, जैसे कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, एक्सक्लूसिव वो लेके आए। तीसरी चीज उन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो सेल एग्रीमेंट्स थे इनमें टैंपरिंग हुई, ये झूठे थे, फिक्टिशियस थे और गलत थे, ये इन्होंने इसमें वो शामिल हो गए, एस्टैब्लिश किया। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है कि ये जो ट्रस्ट था कि जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा और हुसैन नवाज शरीफ के दरमियान जो एक वो ट्रस्ट डीड थी वो फेक है, ये 4 बड़ी चीजें इस रिपोर्ट में ये लोग लेके आए हैं। अब पीएमएलएन के लॉयर्स को इन 4 चीजों को प्रूफ के साथ डिमोलिश करना होगा, फिर बात बनेगी। तारिक फजल चौधरी साहब कैसे डिमोलिश करेंगे सर? आपके पास इतना मौका था, पहले सुप्रीम कोर्ट में, वहां आपसे नहीं हुआ, उसके बाद जेआईटी में आपके पास इतना मौका था, आप जब बाहर निकले आपने जेआईटी को इस तरह की बातें की कि हम समझ जाते थे कि जेआईटी ने आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, अंदर आपसे ऐसे सवालात नहीं पूछे जिनसे आप खुश हों। तो अब आप कैसे करेंगे सर? आपके पास तीसरा मौका आया। देखिए गुजारिश है जी कि जब डॉक्यूमेंट्स दिए गए तो मैंने पहले जैसे कहा कि मैं अपनी बात का वहीं से तसलसल वहीं से शुरू करूंगा। अगर हमें इन डॉक्यूमेंट्स पे और जितनी मासूमियत से ये बात कही जा रही है, असद उमर साहब ने भी कहा कि जनाब इसका फॉन्ट का ये साल था और वो फलां साल था, और कुछ और भी जो आपने कहा कि उनकी ऑथेंटिसिटी और उनकी दस्तावेजात की जो हकीकत है वो सर बिल गेट्स से ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। ये इस तरह के ये इससे नीचे काम नहीं होना आपका फॉन्ट वाले मामले में। जिस तरह की स्पेकुलेशंस हो रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये डॉक्यूमेंट्स दिए जाते? क्या हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे रहे हैं? और मैं फिर ये बात कहूँगा, असद उमर साहब ने ये बात कही क्योंकि इनके सुनने वालों का एक मखसूस क्राउड है जिसको खुश करने के लिए ये ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो आमतौर पर असद उमर जैसा शख्स इस्तेमाल नहीं करता, कि इनको घसीट के लाया गया। तो मैं ज़रा ये रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं कि जो पहली दफ़ा जो हमने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा था कि जनाब कमीशन बने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आप TORs चेंज करके दें, टूथलेस है, उसके ऊपर TORs नहीं बने। उसके बाद जब ये केस की समाअत शुरू हुई, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था ये अपनी प्रोसीडिंग्स में कि क्या आपको कमीशन काबिल कबूल है, हमने उसी दिन कहा था काबिल कबूल है।
इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इसका बाइकआउट करूंगा। मेरा ख्याल है ये बात रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए करना जरूरी है। और जहां तक अदालतें जब आपको बुलाती हैं और उसका नाम अगर ये है कि आपको घसीटा जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन तो आपको 3.5 साल से घसीट रहा है और आप कभी वकील के नीचे छुपते हैं, कभी किसी और उसके पीछे छुपते हैं, कभी कहते हैं आप सर उनको घसीटने की रगड़े नहीं ना लगी आपको, तो ये पूरा का पूरा अदालतें जब आपको बुलाती हैं आ जाएंगी अगर निकलेंगी तो, बट और आपको 3 साल से घसीट रहे हैं, इतनी लंबी आपकी टांगे हैं, आप तो घुस नहीं रहे सुप्रीम अदालत के अंदर, तो खुदा के लिए वहां पे जाके आप भी बाइज्जत तरीके के साथ जो आपके पास सबमिशंस हैं वो दे दें। और अभी आपको आज भी सुप्रीम कोर्ट ने घसीटा है और ये कहा है इमरान खान साहब, ये इंतहाई इमरान खान साहब, आप अगर ये कहते हैं कि चोरी की सजा होनी चाहिए तो वो आपके ऊपर भी वही कानून लागू होते हैं या चीफ जस्टिस साहब के आज के रिमार्क्स थे आपके बारे में। अच्छा, इसलिए एक छोटी सी चीज बता दें कि हम पेश हो रहे हैं, वहां पेश नहीं हो रहे। आपके ऊपर इल्जाम था कि आप झूठे और गलत डॉक्यूमेंट्स, इसलिए ज्यादा आपके ऊपर इल्जाम था कि आप झूठे और गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ और हो। पहले एक इल्जाम था कि आप झूठे और गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जेआईटी ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में लिख के इसको एक स्टैंप कर दिया है कि आपके फराहम किए गए डॉक्यूमेंट्स ना झूठे थे, बल्कि उसके अंदर आपने बहुत सारे फैक्ट्स को इधर उधर भी किया है। ये इंतहाई यानी खतरनाक इल्जाम है आपके ऊपर और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते हैं। आपके ख्याल में ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगा, जितने डॉक्यूमेंट शरीफ खानदान ने पेश किए सारे के सारे दुरुस्त थे, ये क्लेम कर सकती है आपकी जमात? ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मैं ये अभी हम पढ़ रहे थे, फाद साहब इसको जरा एलैबोरेट कर दें, मैं चाह रहा हूं फिर इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करते हैं। ये बताएं जरूर, क्योंकि ये अभी नया कह रहा था कि इसमें इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है। वो जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि जब इसका डिफेंस जो है वो पीएमएलएन को करना पड़ेगा तो उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को प्रॉपर्ली लेना पड़ेगा। इसमें एक जगह है कि जो गिफ्ट्स दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनके बेटे की कंपनी से, उसमें जो फिगर्स हैं कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और कितना ज्यादा गिफ्ट है, उन फिगर्स को भी इनको चैलेंज करना पड़ेगा। ये हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट है उधर से, तो आई थिंक इनके लॉयर्स को जाना पड़ा। दूसरी लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज है ना, जो मैं आज आपको बात कर रहा था कि आज जो इसाक डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान, उसमें देखिए वो दैट्स ए गुड एग्जांपल, क्योंकि उनके ऊपर जो ये पेज 248 पे इसाक डार साहब के ऊपर उन्होंने पूरा अपना जेआईटी ने अपना लिखा है डिटेल्स, और एंड में उन्होंने लिखा है कि financial analysis of reflects that Ishaq Dar possesses assets disproportionate and beyond known sources of income. अच्छा, अब ये जो 7-8 पॉइंट्स है, आज मैं सुन रहा था इसाक डार साहब को, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट इसका जवाब दिया और मैं आपको बताऊं इमरान, मैं खुद सोचने में मजबूर हुआ कि यार ये बात, इनकी बात में वजन है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट आर्ग्यू किया है। नहीं, लेकिन इसहाक डार साहब को पहले 4 पॉइंट्स में उन्होंने नहीं रखा। हाँ, लेकिन इसीलिए नहीं रखा कि पहले 4 पॉइंट सबसे ज्यादा सॉलिड थे उनके। चीज वाई मेरा ये पॉइंट है कि इस रिपोर्ट को अगर प्रोफेशनली किसी ने चैलेंज करना है तो उन्हें उस तरीके से करना पड़ेगा और उसी फैक्ट्स एंड फिगर। हो सकता है एन मुमकिन है इस रिपोर्ट में काफी चीजें गलत हो, हमें नहीं पता इमरान, लेकिन क्योंकि पहले ही आ गई है, अब इसका काउंटर जो है वो नारेबाजी। मिसाल के तौर पे ये जो सफा है असद उमर साहब हमारे पास, पेज नंबर 128, इसमें अभी निशान साहब भी कर रहे थे कि ये साबित करने के लिए शरीफ खानदान को अपना एक सफा लेकर आना पड़ेगा या डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड जो है वो इसका लेकर आना पड़ेगा कि हिल मेटल जो है इनकी कंपनी, उस कंपनी में जितना प्रॉफिट उनको मिल रहा था हुसैन नवाज साहब को, वो मियां नवाज शरीफ साहब को उससे ज्यादा रकम गिफ्ट कर रहे थे हर साल। यानी एक साल उन्होंने 262% ज्यादा रकम गिफ्ट कर दी, प्रॉफिट से भी ज्यादा। एक साल उन्होंने 34% कर दी, एक साल उन्होंने 92% कर दी, एक साल 106% कर दी। यानी जितना प्रॉफिट वो कमा रहे थे उससे ज्यादा पैसे उस कंपनी के पैसों में से वो कैसे गिफ्ट कर सकते हैं अपने वालिद को। ये वो चीजें हैं जिनका जवाब अगर पीएमएलएन ने देना है तो सॉलिड डॉक्यूमेंट साथ लेकर आने पड़ेंगे और एन मुमकिन है हो। देखिए अभी जो है ना, अभी जो है जो बात बिल्कुल वाजे हो गई है कि हो क्या रहा है ना। देखिए अभी जो फाज जिस तरीके से बात कर रहे थे कि जो जेआईटी ने जो बातें की जिनके बारे में दार साहब समझते हैं, उनके समझ के मुताबिक कम से कम उनके पास जवाब मौजूद है। उन्होंने ठंडे तरीके से बैठ के
बगैर चीखे चिंगाड़े उन्होंने पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी उनके ख्याल में सही जवाब था उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। वो उन्होंने कहा है कि दस्तावेजा जमा कराइए, वो जब दस्तावेजात हमारे सामने आएंगी तो हम देख लेंगे कि वो जवाब ठीक है, मंतकी लगता है, नहीं लगता, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने की कोशिश की। अब सवाल यहां पे हो क्या रहा है, जब मियां साहब का केस आता है, आज डार साहब ने भी क्या किया कि सिर्फ उन्होंने बहुत कोई 1 मिनट बात की मियां साहब के केस की, और जब मियां साहब के केस की बात की तो सती तकरीर के उन्होंने किसी पॉइंट का जवाब देने की कोशिश नहीं की। आप सवाल ये पूछें कि जनाब वो तो कह रहे हैं कि आपकी ट्रस्ट डीड जो है वो जाली दस्तावेज है और मरियम नवाज ने ये जो बनाकर दी है ये जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आपको जवाब ये मिलता है कि फलाना जेआईटी का मेंबर उसका भांजा है। आप उनसे पूछते हैं कि जनाब दुबई की जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने लिख के दिया है कि आपने जो सारी कहानी खड़ी की, जिस इमारत जिसके ऊपर खड़ी की 12 मिलियन दिरहम, वो तो एग्जिस्ट नहीं करते, वो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड पे नहीं है, तो आपको जवाब मिलता है कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश है। स्क्रैप मशीनरी के आप आज भी नहीं गए, यहां से ये भी डॉक्यूमेंट मौजूद है। वो स्क्रैप की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कस्टम रिकॉर्ड हमने चेक किया, हमें वहां पे नहीं नजर आया। आपने इस प्रोग्राम के अंदर भी देख लिया, तारिक फजल चौधरी साहब बड़े अच्छे सियासतदान हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सियासी तकरीरें की हैं, लेकिन किसी एक जवाब का सवाल का उन्होंने जवाब देने की कोशिश नहीं की। अभी मैं खामोश हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन ये थी, जवाब देना। तारिक फजल चौधरी साहब ने पूरे प्रोग्राम में वही बात करनी है जो पॉलिटिकल होगी। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, पीएमएलएन ने जनरली मना कर दिया है अपने लोगों को कि आप बगैर इंफॉर्मेशन के इसके टेक्निकल पहलुओं पे रिपोर्ट के आप गुफ्तगू करने से गुरेज करें। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तारिक फजल चौधरी साहब कहें तो चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं, चाहे तो डिनाई कर सकते हैं, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने जो लेटर लिखा है सर, वो भी झूठे हैं और सिफारिश में शामिल है, साजिश में शामिल है। देखिए, अगर किसी वजह से उन्हें ये रिकॉर्ड वहां से नहीं मिल सका, और जाहिर है कि ये एक बहुत पुराना एक ट्रांजैक्शन है, अगर इसका रिकॉर्ड उन्हें किसी वजह से नहीं मिल सका तो उसको देखा जा सकता है। और मैं ये तो नहीं 5 क्लेम थे, 5 का ही नहीं मिला उनको सर। लेकिन बहरहाल ये बात जरूर है इमरान साहब, ये बात जरूर है कि हमने जेआईटी के जो कंटेंट्स हैं हमने यानी बिल उमूम और उन्हें कलेक्टिवली ये बात जरूर कही है कि हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उनका इंडिविजुअली एक एक बात का जवाब देना ये जाहिर है टॉक शोज में ना दिया जा सकता है, ना हम देना चाहते हैं, और ना मैं समझता हूं कि ये कोई टेक्निकल फोरम है। और आपने बिल्कुल सही कहा, आपने 2 दफा ये कमेंट्स दिए कि हमें इनका जो भी कंटेंट्स हैं, जो एलिगेशंस आप इनको कह लें, हमें इनका प्रीसाइज और सबूतों के साथ मुतलका फोरम के ऊपर जवाब देना है, जो हम देंगे। इसका ऐलान हम कर चुके हैं। हमने ये नहीं कहा कि हमने जनाब अभी आप ऐसा नहीं कर रहे ना सर, आप कर ये रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि आप आते हैं जवाब देने के लिए, हकायक के साथ जाएंगे, आप जवाब देने आते हैं, आप कहते हैं वो उसका कजन है, वो उसका रिश्तेदार है, वो उस पार्टी के अंदर है, ये पहले ही बदनीयत थे, ये काम ऐसे हो ही नहीं सकता, इनके पीछे कौन है, वो मौजूद है, आपका होमवर्क नहीं है। यानी ये समझ लिया जाए कि पीएमएलएन का इस मामले में अभी तक होमवर्क नहीं है। इमरान, अगर जरा सा मौका दें आप मुझे, अगर आप जरा सा मौका दें मुझे, वो हमारे कहानी जो है ना, और हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके गए, सिर्फ पिछले ये नहीं है कि सिर्फ हमको मीडिया की जीनत बनाते रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल ये हौसला था, वो फैक्ट्स थे जो लेके हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए। जब हमारी इनिशियली ये ट्रायल शुरू हुआ, उस वक्त जो हमारे जो लोग पेश हो रहे थे, मसलन तारिक शफी साहब पेश हुए, उनसे जो सवाल जवाब किए गए और जिस तरह उन्हें इस तरह का तासुर देने की कोशिश की गई कि आप अपने दिए हुए बयान से मुनारिफ हो जाएं, वो भी हम सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए। तारिक शफी साहब ने खुद मीडिया से ये बात की। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट आने के बाद कोई एलिगेशंस हम लेके आ रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो जेआईटी की प्रोसीडिंग्स के साथ साथ हम मीडिया पे भी लेके आते रहे हैं, अपने खदशात का इजहार करते रहे हैं, और उसके साथ हमने जो कतरी प्रिंस है उसके हवाले से भी बात की, बरमला ये बात की कि उसे पूछा जाना चाहिए, उसने जो डॉक्यूमेंट दिया उसकी बार-बार तो सर इररिलेवेंट हो गया। तो आप कहें ये लेटर इररिलेवेंट है, या आप कहें कि कतरी, ये दोनों में से एक चीज सच हो सकती है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस यूएई की सच बोल रही है, या कतरी शहजादे का खत सच बोल रहा है। इस पे स्टैंप मौजूद है, ये हेयर, उसने ये नहीं कहा हुआ कि मैंने सुना था या मुझे बताया गया था या मुझे पता चला था। उन्होंने डिपार्टमेंट्स के नाम लिख लिख के कंफर्म किया है कि जनाब ऐसा कुछ यहां पे हुआ ही नहीं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। असद उमर साहब, आपका पॉइंट ले लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। असद उमर साहब, आप पॉइंट ऐड कर रहे थे हमारी गुफ्तगू में।
मैं ये कह रहा था कि ये जो अभी आप जवाबात सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ मसला पिछले 48 घंटे का नहीं है। अप्रैल के पहले हफ्ते में पिछले साल जो है इंकशाफात आए, बैनुल-अक़वामी इंकशाफात हुए, अक्टूबर तक का वक्त था, वजीर आजम अपनी हकायक कौम के सामने रख सकते थे, नहीं दिए। नवंबर के 2 तारीख से जो है केस शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट में एक दबानी 2 मुख्तलिफ बेंच हुए, उनके सामने महीनों केस चलता रहा, दस्तावेजात जो हकायक जो पूरे थे वो नहीं पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम मुस्तरद करते हैं, हम मुतमईन नहीं है। जेआईटी बन गई। जेआईटी के बाद जो शाही खानदान का आदमी बाहर आके बात करता था मीडिया के सामने, तो वो यही कहता था कि हमारे पास जो कुछ भी था हमने सुप्रीम कोर्ट को देना था वो दे चुके हैं, हमारे पास और हमारे पल्ले और कुछ नहीं बचा है। जेआईटी की रिपोर्ट आपके सामने आ गई। अब हमें ये कहा जा रहा है जब रिपोर्ट आई है उस वक्त मरियम नवाज साहब का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा, मरियम नवाज साहब ने कहा कि ये ट्रॉली जा रही है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अगर कोई जेआईटी बनाए जिसके सज्जन जिंदल जो है वो हेड बनाए जाएं, तो शायद उनके सामने आप जाके जवाब दे दें। पाकिस्तान का तो हर इदारा आपसे पूछ चुका है सवाल, पूरी कौम पूछ के थक गई है, पूरा मीडिया पूछ के थक गया है, किसी के सामने आपको जवाब नहीं आया। जेआईटी जो है वो इमरान खान ने नहीं सेलेक्ट की थी, वो कोई अमेरिका से नहीं बन के आई थी, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। और ये वो फैसला था जिसपे सिर्फ वज़रा ने नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने अपने हाथ से मियां नवाज शरीफ को मिठाई खिलाई थी। ये अपने हाथ से मियां साहब ने जो है, मेरे ख्याल में एक आदमी नहीं बचा है जो पाकिस्तान वो अभी और भी मार्केट में स्टोरीज आई हुई है। तारिक फजल चौधरी साहब बोला की है, मिठाइयां खा के अब सिर्फ सवाल ये है कि अडियाला जाना जो है वो कौन से केस पे बनता है। 62-63 का केस तो खत्म हो चुका है। जी तारिक फजल चौधरी साहब, अगर तो कोई भी पेपर आपका जाली है जो आपने जमा करवाया और मियां साहब की जो स्टेटमेंट है कौमी असेंबली में वो सच साबित नहीं होती, तो सर फिर तो काम खत्म, गेम ओवर। देखिए गुजारिश है जी कि इंशाल्लाह जो असद उमर साहब ने कहा, हमने जो दस्तावेजात दी थी, अगर उनकी किसी को पूरा जी ऑडियो मेरे ख्याल में चला गया में जनाब के कुछ सबूत नहीं दिए गए, अगर हमारे दिए गए सबूतों के मुकाबले में कोई लेटर दिया गया है, अभी तक कोई ऐसा काउंटर एविडेंस नहीं है जो उन्हें नेगेट करता हो। और अगर कहा गया है कि ये हमारा काउंटर एविडेंस है तो हम उसके मुकाबले में काउंटर एविडेंस देंगे। ये अभी कोई एविडेंस पे एविडेंस और फिर एविडेंस, ये तो गुंजाइश नहीं है। एक एविडेंस का मामला है, एक इशू के ऊपर वो बहुत सारे और लीडरों के खिलाफ आपका पॉइंट आ गया। मुझे फाइनली जरा पूछना है खान साहब के खिलाफ, खान साहब ये जो एक इशू है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं कि ये मेरी ट्रेल है, आप अगर उसको कोई इदारा सबूत के साथ फारिग कर देता उस ट्रेल को, तो क्या आप दूसरी ट्रेल दे सकते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि उनको जरूरत है मजीद इलेबोरेशन की या उसको मजीद उस पर एविडेंस, तो वो मंगवा सकते हैं। असल जो मकसद है वो ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन उनके पास आ गई है, अब उन्होंने इसकी बुनियाद पर फैसला करना है। लेकिन आखिरी बात उन्होंने कहा था कि हमें इसको मजीद समझना है। हाँ। तो सर ये तो काफी है समझने के लिए, जिन लोगों को पहले समझ नहीं आ रही थी। अगेन यही वो नुकता है जो मेरे ख्याल है जजेस ने डिसाइड करना है इसको पढ़ने के बाद। इनके लिए मेन चीज ये है कि नाअहली ना हो, सबसे बड़ा मामला। देखें अगर इसकी बुनियाद पे नाअहली नहीं होती तो दूसरा ऑप्शन है कि ट्रायल हो, अब वो देखना है कि नहीं। हमारे वो टाइम है, अगर आखिरी नुकता आप